जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। दिस इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जहाँ पे बेशुमार फीचर है, इनहेरिटेंस उनमें अगर आप कहें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये है क्या? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस, नई क्लासेस बनाना फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। जो ऑलरेडी क्लास एग्जिस्ट कर रही है उससे जब आप नई क्लास बनाते हैं उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जो न्यू क्लास है, जो नई क्लास आप बनाते हैं उसे हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लास है जिससे आप चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उसे बेस क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास भी कहते हैं। तो या तो आप ये ड्राइव और बेस का वर्ड यूज करेंगे या सब और सुपर का वर्ड यूज करेंगे या चाइल्ड और पेरेंट का वर्ड यूज करेंगे। अब ड्राइव क्लास में जो है क्या होता है, ये तमाम कैपेबिलिटी जो बेस क्लास की है ना वो इनहेरिट कर लेती है। ड्राइव्ड क्लासेस कैन हैव इट्स ओन कैपेबिलिटीज, प्लस हम इसमें इसकी जो एग्जिस्टिंग जो नई कैपेबिलिटीज हैं वो भी डाल सकते हैं इनहेरिटेंस में। इसको समझने के लिए इस डायग्राम पे जरा गौर करें। ये एक बेस क्लास है, टॉप पे जो आपको नजर आ रही है बेस क्लास। अब इसके अंदर तीन फीचर हैं, फीचर ए बी सी, और ये नीचे जो है ना ये चाइल्ड क्लास है, जिसे ड्राइव क्लास भी आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर एक इसका फीचर अपना डी है, ये आपने डिफाइन किया है इन ड्राइव क्लास से। देखिए लिखा हुआ है डिफाइंड इन ड्राइव क्लास। अब ये जो तीन फीचर है ए बी सी, ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल होंगे इस चाइल्ड क्लास में। ये सबसे ज्यादा एडवांटेज है इनहेरिटेंस का। इसको आइए देखते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। हम जाते हैं जी अपना प्रोग्रामिंग पे। ये ये मैंने एक क्लास बनाई है। आप दो क्लास से फेमिलियर हैं, क्लासेस से जो हम पूरे कोर्स में हम पढ़ रहे हैं। एक काउंटर क्लास है और एक डिस्टेंस क्लास है। तो सबसे पहले ये काउंटर चूंकि सिंपल क्लास है, इधर से स्टार्ट करते हैं। एक हमने क्लास बनाई है। अब इसके अंदर हमने एक अनसाइंड इंटीजर बनाया है काउंट। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमने इधर लिखा है प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास अवेलेबल है, इन्हें कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। जो पब्लिक है, जो भी पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं वो इस क्लास से बाहर अवेलेबल होते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। जो प्राइवेट है वो इस क्लास से बाहर एक्सेसिबल बिल्कुल नहीं हो सकते। जो प्रोटेक्टेड है वो इस क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनहेरिटेंस की केस में। अगर आप इनको पब्लिक प्राइवेट कर देंगे तो ये इनहेरिटेंस में भी ये एक्सेसिबल नहीं होगा। लिहाजा हम जो डाटा मेंबर है इसको प्रोटेक्टेड कर रखते हैं, उस डाटा मेंबर को जिसको हमने ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस करना है। बाकी आप फैमिलियर है, देखिए जी हमने काउंटर का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जो इसको जीरो से इनिशियलाइज कर रहा है। एक हमने बनाया वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो काउंट को इनिशियलाइज कर देगा सी से। एक हमने फंक्शन बनाया गेट काउंट का जो हमें काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। और एक हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं, हम एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास काउंटडाउन। अब कॉलन लगा के अब आपने बताना है कि आपने किससे इनहेरिट जो किस क्लास से इसको डिराइव्ड करना है। तो इधर मैं लिखूंगा जी पब्लिक, ये है काउंटर। काउंटर क्लास से आप एक नई क्लास बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके जो पब्लिक पोर्शन है उसमें एक फंक्शन बनाते हैं डिक्रीमेंट का, काउंटर ऑपरेटर माइनस माइनस। ये एक डिक्रीमेंट का ऑपरेटर हम बना देते हैं। इधर हम क्या कर देते हैं जी, रिटर्न काउंट डाउन, और इसके अंदर हम माइनस माइनस काउंट कर देते हैं। अब इसकी जो रिटर्न हम काउंट डाउन को अपडेट कर रहे हैं, तो इधर भी जो इसकी ऑब्जेक्ट की टाइप है ना ये काउंट डाउन होगी। अब देखिए आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस नई क्लास में ये कंस्ट्रक्टर बनाने के बजाय हम इसी में बना लें जहाँ पे हमने प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया है, यहाँ पे माइनस माइनस का कर ले। इस सिचुएशन में तो हमारे पास पब्लिक क्लास की एक्सेस है, लेकिन बाद सिचुएशन में आपके पास पब्लिक क्लास की एक्सेस नहीं होती।
दो सिचुएशन में नॉर्मली हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आपने एक क्लास ऑलरेडी बना ली हुई है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लगा के टेस्ट कर लिया हुआ है, अब आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे, आप नहीं चाहते कि उसमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम पेश आए, इसलिए आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि आपको एक लाइब्रेरी मिली है, उस लाइब्रेरी में ये क्लास कंपाइल होकर पड़ी हुई है, आपके पास सोर्स कोड नहीं है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, उसमें उसकी आपने फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी है, तो आप सिर्फ इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करेंगे, आप फ्यूचर में कोई क्लाइंट के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, तो नॉर्मली क्या करते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा होगा कि कुछ फीचर्स हैं या जो कोडिंग है वो आपको डीएलएल या लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह ये आपने ऊपर आयो स्ट्रीम है या मुख्तलिफ जो लाइब्रेरीज आप ऐड करते हैं, अब बाज दफा तो इनका सोर्स कोड सी प्लस प्लस के फॉर्म में होता है, बाज दफा ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर कोडिंग नहीं होती। उस सिचुएशन में आप सिर्फ इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। तो चूंकि ये अभी तो बहुत सिंपल क्लास है, यहाँ पे तो शायद आपको उतना इसका ना एडवांटेज नजर आ रहा हो, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स क्लासेस बन जाएगी ना, फिर आपको इसका एडवांटेज वो क्लासेस का एग्जैक्ट फॉर्म में पता लगेगा। लेकिन अभी आपने क्या सीखना है, इनहेरिटेंस करनी कैसे है। एक हमारे पास क्लास मौजूद है, उसके सारे मेंबर्स हैं, अब उसके बाद हमने एक नई क्लास बनाई है और हमने इसको इनहेरिट किया है काउंटर से, हमने कॉलम लगा के पब्लिक लिखा है और उसके बाद जिस क्लास से इनहेरिटेंस हमने करनी है ना, इनहेरिट करना है, उसका नाम लिख देना है। अब ये हमने एक काउंट डाउन का जो फंक्शन है वो इसके अंदर बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, मेन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ काउंट डाउन का, काउंट डाउन C1 फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ। अब मैं क्या लिखता हूँ जी, प्लस प्लस C1, या पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट C1 इज इक्वल टू, और इधर मैं कॉल कर लेता हूँ C1 डॉट गेट काउंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी प्लस प्लस C1, फिर मैं इसको यूज कर लेता हूँ जी प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C1, 3 दफा मैंने प्लस प्लस किया। अब मैं इसको सी आउट करता हूँ, C1 इज इक्वल टू C1 डॉट गेट काउंट। दोबारा गेट काउंट करके देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम बैक स्लैश n कर लेते हैं ताकि ये न्यू लाइन में नजर आए। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, माइनस माइनस C1 और माइनस माइनस C1 2 दफा यूज कर लिया। उसके बाद दोबारा सी आउट करते हैं, बैक स्लैश n, C1 इज इक्वल टू C1 डॉट गेट काउंट। अब ये देखिए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, इधर क्या एरर आ रही है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू काउंट डाउन अनसाइंड इंटीजर। जी, इधर हमने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाना है, इसकी टाइप हमने काउंट ही रखनी है, काउंटर। जो पेरेंट क्लास में आप पेरेंट क्लास की टाइप रखनी है, काउंटर टाइप का जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर रहे हैं हम। एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, इधर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। अच्छा, C1 की वैल्यू नहीं नजर आ रही है, सॉरी। इधर हमने C1 डॉट गेट काउंट किया है और ना हमने इसको सी आउट में यूज किया है, ना हमने किसी वेरिएबल को साइन किया है, इस वजह से उसकी वैल्यू शो नहीं हुई कि हमने सी आउट के अंदर इसको यूज करना था इस तरह। अब इसको एग्जीक्यूट करें। ये देखिए, C1 इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू 3 और C1 की वैल्यू 1 हो गई है। अब ये देखिए, इस पे गौर करें, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया C1 जिसकी टाइप है काउंट डाउन। अब हमने इसको 0 से इनिशियलाइज ये कैसे हो गया, क्योंकि इस क्लास के अंदर तो कंस्ट्रक्टर है कोई नहीं। तो ये कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि चूंकि आपने काउंटडाउन क्लास काउंटर से इनहेरिट की है, तो काउंटर के अंदर आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, लिहाजा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो वो यूज कर लेगा कंपाइलर पेरेंट क्लास से। उसके बाद आपने देखें जी प्लस प्लस C1 किया है। अब प्लस प्लस का ऑपरेटर तो आपने इधर यूज नहीं किया, लेकिन चूंकि आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, कंपाइलर को पता है कि ये प्लस प्लस का ऑपरेटर अगर पेरेंट क्लास में मौजूद है तो उसने वही यूज कर लेना है। तो ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, इसको यूज कर लिया कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस की वजह से। आपको ये कोड दोबारा इसके अंदर नहीं लिखना पड़ा।
तो इसकी वैल्यू 3 शो हो गई है। उसके बाद आपने 2 दफा माइनस माइनस किया है। अब माइनस माइनस चूंकि आपने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है तो वो इस काउंट डाउन का डायरेक्ट पार्ट है, लिहाजा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। उम्मीद है इसकी प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। इसमें फर्दर अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम करते हैं। जी अब ये देखें, हमने इधर वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अगर मैं इधर कॉल करता हूँ C1, या मैं एक नया बना लेता हूँ काउंट डाउन C2, और मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 100 से। अब यहाँ पे एरर आ जाएगी, मैंने कंपाइल किया तो ये एरर आ गई। अब एरर को चेक करें जी, क्या कह रहा है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल। अब वो कह रहा है कि जी कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इनहेरिटेंस में सिर्फ विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वो इनहेरिट होता है, बाकी जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला ये इनहेरिट नहीं होता। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये कंस्ट्रक्टर इधर भी लिखना पड़ेगा। अब हमें वो जो विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर है वो दोनों इधर लिखने पड़ेंगे ताकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो सके। इधर मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ काउंट डाउन क्लास का, तो इधर काउंट डाउन लिखूंगा मैं। अब विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। अब याद रखना है कि इसको बजाय इसके कि हम सी की वैल्यू 0 करें, हम डायरेक्ट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। कॉलन लगा के काउंटर ये कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह इधर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इसी तरह अगर आपने वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो काउंट डाउन, इधर आपने एक पैरामीटर पास करना है, उसकी टाइप बता देनी है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करना है, और कॉलन लगा के आपने पेरेंट क्लास का जो वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है ना काउंटर, ये कॉल कर लेना है सी। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब ये C2 को हमने 100 कर दिया, C1 प्लस प्लस कर दिया, और इधर पहले हम दोनों शो करवा लेते हैं ना, सी आउट बैकस्लैश n C2 इज इक्वल टू C2 डॉट गेट काउंट। अब C1 में प्लस प्लस कर दिया, और इधर हम कर देते हैं प्लस माइनस माइनस कर देते हैं C2 में 2 दफा माइनस माइनस C2। अब फिर दोनों को शो करवा देते हैं, सी आउट बैकस्लैश n C2 इज इक्वल टू C2 डॉट गेट काउंट। इधर हम क्या करते हैं, एक नया बना लेते हैं जी, काउंट डाउन C3 इज इक्वल टू माइनस माइनस C2, और इधर हम शो करवा देते हैं C3 डॉट गेट काउंट C3। अब इसको एग्जीक्यूट करें, काउंट डाउन इंटीजर C। एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर इंटीजर, इधर हमने इंटीजर नहीं लिखना। काउंट डाउन C2 जी, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो काउंटर क्लास है ना इधर काउंट डाउन करना पड़ेगा। अब ये देखिए C1 0 है, C2 100। C1 में 3 टाइम हमने इंक्रीमेंट किया था, C1 की वैल्यू 3 हो गई। C2 में हमने 2 दफा माइनस माइनस किया था तो 98 हो गई। C3 में हमने लिखा था माइनस माइनस C2, तो इसकी वैल्यू है 97। जी इसमें आपने ये देखना है कि जब ये ऑब्जेक्ट ये स्टेटमेंट कॉल होगी, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो काउंट डाउन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आप इसकी बॉडी के अंदर एडिशनल स्टेटमेंट्स कोई भी लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ काउंटर का जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना, वो ऑलरेडी हमने इस काउंटर के कंस्ट्रक्टर में किया हुआ है, लिहाजा हम सिर्फ काउंटर का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर लेंगे।
अगर इससे एडिशनल को काम आपने करना है तो वो स्टेटमेंट आप इधर लिख सकते हैं। इसी तरह जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब इससे क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो इन टर्न कॉल करेगा इस कंस्ट्रक्टर को। तो एक जो कंस्ट्रक्टर आपने ऑलरेडी बना चुके हैं वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, उसी को हमें यूज कर लेना चाहिए। अगर कोई एडिशनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है तो आप इधर लिख सकते हैं। अगर आपने सेम वही काम करना है तो इधर स्टेटमेंट लिखने की बजाय बेहतर होता है कि आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर ले। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको एक्सप्लिसिटली इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना वो बाय डिफॉल्ट उससे एग्जीक्यूट नहीं होगा पेरेंट क्लास से। अब इस सिचुएशन के बाद आपने जितने भी वो लिखना ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं तो उसकी टाइप आपने वही रखनी है जो डिराइव्ड क्लास की टाइप है, काउंट डाउन ये वाली। इससे पहले आपने देखा था कि जब हम ये वाले कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो आप इसकी टाइप रख सकते हैं काउंटर, जो पेरेंट क्लास की टाइप है। लेकिन जब आप इसको कंस्ट्रक्टर बना लें पैरामीटर विदाउट पैरामीटर, फिर आपने जितने भी ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं तो उनकी टाइप आपने डिराइव्ड क्लास की टाइप ही रखनी है। तो उम्मीद है आपको इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखें जरा इसको डायग्राम को। विदाउट इनहेरिटेंस अगर हम एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर कुछ प्राइवेट और पब्लिक पोर्शन है। इस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ इसके पब्लिक पोर्शन को एक्सेस कर सकता है। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर ये क्लास अपने कौन से मेंबर को एक्सेस कर सकती है। तो ये क्लास अपने पब्लिक और प्राइवेट दोनों मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आउटसाइड ऑफ क्लास है, ये इसके सिर्फ पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ये है अगर आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो ये बेस क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास है। अब देखिए बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ इसके पब्लिक पोर्शन को एक्सेस कर सकता है। ये है डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये अपनी पेरेंट क्लास के पब्लिक को, यानी कि जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है उस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को, और इस क्लास की अगर कोई पेरेंट क्लास है उसके पब्लिक पोर्शन को भी एक्सेस कर सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है। अब ये जो क्लास है, ये जो क्लास डिराइव्ड क्लास है, ये वाली क्लास, ये क्लास अपने पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तमाम मेंबर को एक्सेस कर सकती है, प्लस ये अपनी पेरेंट क्लास के भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकती है ये क्लास, लेकिन उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती। इसलिए जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हम इधर जो डेटा मेंबर्स हैं इनको प्रोटेक्टेड करते हैं ताकि वो इनहेरिटेंस में यूज हो सके, अदरवाइज वो इनहेरिटेंस में यूज नहीं हो सकते। ये इस टेबल के जरिए आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो एक्सेसिबल फ्रॉम ऑन क्लास, पब्लिक डाटा मेंबर अपनी क्लास में एक्सेसिबल होंगे जी, बिल्कुल डेफिनेटली एक्सेसिबल होंगे। अपनी क्लास में पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वो सारे मेंबर एक्सेसिबल होंगे, लिहाजा सबके सामने यस लिखा हुआ है। अब ये है जी ड्राइव्ड क्लास। क्या ड्राइव क्लास में पब्लिक मेंबर एक्सेस होंगे जी, बिल्कुल होंगे। अभी डायग्राम में हमने देखा है। क्या उसके प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। लेकिन जो पब्लिक क्लास है ना, जो पेरेंट क्लास है, उसके प्राइवेट मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होंगे, यहाँ पे नो आ जाएगा। अब ये किसकी बात हो रही है, ये इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास की बात हो रही है। डिराइव्ड क्लास अपने और अपनी पेरेंट के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन पेरेंट के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। ये है जी ऑब्जेक्ट की बात जो क्लास के बाहर है। जो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अपनी क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है, उसके प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये आपने चीजें, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं।